हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी में। दोस्तों, पिछले 10-12 दिन के अगर जियोपॉलिटिक्स को देखें तो एक न्यूज़ लगातार चर्चा पा रही थी कि क्या ये जो इजराइल का हमला हुआ है ईरान पे, या ईरान इजराइल आपस में निपट रहे हैं, प्रॉक्सी वार यूएसए कर रहा है, इधर से रशिया भी इंटर करने की कोशिश कर रहा है, क्या इस दौरान ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, यानी कि जो हॉर्मुज जलडमरूमध्य है, क्या इसको रोक देगा, क्या बंद कर देगा, यहाँ से होने वाले आयात और निर्यात पे एकदम रोक लगा देगा? बहुत चर्चा चल रही थी। इस दौरान एक खबर आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या, कि जो ईरान की है ना, जो ईरान की पार्लियामेंट है, उसने अप्रूवल दे दिया है कि इसको क्लोज कर दिया जाए, इसको क्लोज कर दिया जाए। इसके पहले स्पेकुलेशन बहुत सारे लग रहे थे कि क्या इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, हाउ ईरान थ्रेट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या बात हो रही थी कि यूएस स्ट्राइक्स ईरान, क्या अब सिग्निफिकेंस है हॉर्मुज का, वो बंद हो जाएगा। इस प्रकार की बातें लगातार चल रही थी, लेकिन पुराने कयासों को देखते हुए या पुराने उदाहरणों को देखते हुए यह लग रहा था कि हॉर्मुज को ईरान क्लोज नहीं करेगा। लेकिन अब जब मंजूरी मिल गई है तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही वो हॉर्मुज को क्लोज कर देगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के निहितार्थ भारत के लिए क्या है, और ऐसा क्यों लग रहा था कि ये नहीं बंद करेगा, ईरान जो है वो क्लोजर नहीं करेगा, ऐसा क्यों लग रहा था, उन 2-3 कारणों पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में समझेंगे, साथ में जैसा मैं अंत में हमेशा करता हूं, आपको प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बताते चलिएगा मुझे कि आपको क्या लगता है, ये जो ईरान और इजराइल के वॉर में यूएसए उतर गया है, इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या असर पड़ सकता है इसका वॉर में, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या रूस भी सामने आ जाएगा, या ईरान का अच्छा दोस्त चीन भी सामने आ जाएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए, आप यहां पे देख सकते हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य। स्ट्रेट क्या होता है? जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को, जो छोटा वाटर बॉडी मिलाती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। अब ये किसको किसको मिला रही है? ये पर्शियन गल्फ यानी कि जो फारस की खाड़ी है उसको, और गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी को मिला रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे आप ओमान को देख सकते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट को देख सकते हैं, यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ पे कतर है, यहाँ पे बहरीन है, यहाँ पे ईरान है, और इधर इराक भी है। तो इस प्रकार से जो जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये अरब कंट्रीज हैं, अगर हम बात करें तो ये सब घेरे हुए हैं इसको, और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो देश हैं, इनके आयात निर्यात तो इसके थ्रू ही होते हैं, तो इस पे रोक लग जाएगा तो इन पे भी असर पड़ेगा, ये जिन देशों में भेजते हैं जैसे भारत या चीन, उन पे भी असर पड़ेगा। प्लस जीसीसी में, ठीक है, जो क्या कहते हैं, खाड़ी सहयोग परिषद था, उसमें ईरान कई बार कह चुका है कि हम इसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब उस पर भी ईरान की जो साख है उस पर बट्टा लगेगा, ओमान भी नाराज हो जाएगा, ठीक है क्या कि ईरान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी सैन्य हमलों के जो हमले किए, उसके जवाब में क्या है कि वैश्विक ऊर्जा अवरोध बिंदु यानी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रोकने पर विचार कर रही है। क्या ये जो लगभग दुनिया के 20% तेल का जो आयात निर्यात है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाता है, ठीक है। ईरानी सरकारी समाचार चैनल को देखा जाए, प्रेस टीवी ने क्या कह दिया कि अंतिम निर्णय देश के शीर्ष सुरक्षा निकाय पर निर्भर है, लेकिन संसद ने इसको क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया है। तो ईरान की तरफ से ये न्यूज क्लियर हो गई कि अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। हाल ही में ईरान ने 3 प्रमुख परमाणु जो संयंत्र पे जो अमेरिका ने हमला किया था, उसके बदले में इस बात को जरूर समझा दिया था कि हम हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं, ठीक है। जो विश्व के 1/5 या 20% तेल परिवहन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये बात लगातार चर्चा पा रही थी, ठीक है। इसके पहले मैं आगे पढ़ूं, बताता चलो कि हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा बैच है 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, और कबीर दास से शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 जुलाई से शुरू होने वाला बैच कबीर दास से शुरू हो रहा है। मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप जाके हिंदी साहित्य, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्टूडेंट ले सकते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य बैच पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको जुलाई बैच दिखेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम डिस्काउंट के लिए। ये कोड आपको स्टडी IQ के हर कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, तो देर मत करें। चलिए आ जाते हैं, हॉर्मुज जलडमरूमध्य कहां है?
तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में ये है फारस की खाड़ी, ये है ओमान की खाड़ी, और इनके बीच में यहाँ पे जलडमरू मध्य जो इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, एक जलडमरू मध्य है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है। इधर देखा जाए तो एकमात्र समुद्री, मतलब यहाँ पे तो बंद है ना, इसको एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान कौन करता है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करता है। और दुनिया का सबसे रणनीतिक रूप से जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, जैसे हम सुएज कैनाल या सुएज पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, या जैसे भारत में चिकन नेक की बात करते हैं ना, जिसके भी अमृतसर ने बहुत अच्छा वीडियो किया था, आप उसकी भी बात कर लेंगे तो आपको ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स होते हैं। उनमें से एक ये चोक पॉइंट्स ये है जो ईरान के कब्जे में है, और निश्चित तौर पे ईरान इस तरफ ही देख रहा होगा, जबकि यूएसए ने उस पर हमला कर दिया है। ठीक है, यह जलडमरू मध्य सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत जैसे खाड़ी उत्पादकों के लिए प्राथमिक निर्यात मार्ग के रूप में काम करता है। आप देख सकते हैं इधर कुवैत है, इधर बहरीन, इधर कतर, इधर सऊदी अरब, इन सब के लिए यही रास्ता है, ये रास्ता है, इसी रास्ते से काम करेंगे। ठीक है, यह मार्ग विश्व की दैनिक तेल खपत का लगभग 20% यानी कि 1/5 जो है, यानी कि लगभग 20 मिलियन बैरल अपने माध्यम से जाने देता है, यानी कि इसके द्वारा ही आयात निर्यात लगभग 1/5 का होता है। ठीक है, चलिए कुछ और बिंदु बात करते हैं। हाल ही में क्या था, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पे, अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या बोला कि ये 2 तेल टैंकर जो है उस पे ईरान ने हमला करके उनको नष्ट कर दिया। ईरान ने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि इन्होंने किया है तो हम आगे भी करेंगे और हॉर्मुज पे भी हम हमला कर सकते हैं। ठीक है, हुआ क्या था इसके पहले, तो 19 जुलाई को ईरान ने क्या किया था कि यूके के यानी कि ब्रिटेन के एक टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन है उसने क्या कहा था कि 4 जुलाई को उसने ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये तो चल ही रहा था कि बार्टर सिस्टम की, तुम हमारा कब्जे में करो, हम तुम्हारा कब्जे में करें, ये लगातार चल रहा था। अब देखो इसको किस डायरेक्शन में जाता है। वर्तमान में लगभग 50 बड़े तेल टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न देशों के हो सकते हैं, उन पे अगर ये रोक लग गई, यानी रोक फाइनली दिखने भी लगी, तो बड़ा दिक्कत होगा इसमें। ठीक है, अब ईरान की जो धमकी है और जो अप्रूवल मिल चुका है, उसके बाद क्या लग रहा है कि खाड़ी में संघर्ष वैश्विक तेल व्यापार के लिए कितना ज्यादा बढ़ सकता है और कितना सीरियस हो सकता है। ठीक, बहुत सीरियस हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि भारत के प्रभाव पड़ेगा, तो वैसे तो जो भारत में मंत्री लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, भारत श्योर है, भारत सिक्योर है, हम ऑल्टरनेट वे खोज लेंगे, हम निर्यात में कोई अलग रास्ता देख लेंगे, अन्य देशों की तरफ देख लेंगे। लेकिन असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा उस पर बात करेंगे। जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। किसी भी तरह नाकाबंदी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और क्या होगा उससे? मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो तेल की कीमत अगर बढ़ेगी, और हमको पता है कि लगभग प्रति बैरल अगर $10 की कीमत बढ़ रही है, तो लगभग 0.5 जो भारत की जीडीपी है वो नुकसान भारत को देखना पड़ता है। ठीक है, भारत की तेल आपूर्ति इस क्षेत्र में बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि कच्चे तेल का आयात का लगभग 40% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आयात का लगभग 54% हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, भारत हर दिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल जलमार्ग से होकर गुजरता है, और फिर हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। ठीक है, भारत को नुकसान होगा क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और एक अनुमान क्या है कि कच्चे तेल की कीमत प्रत्येक $10 की जो वृद्धि होती है प्रति बैरल, उससे क्या होता है, भारत की जीडीपी जो होती है उसको 5.5% का, माफ कीजिएगा, 0.5% का नुकसान होता है। तो अगर कीमत मान लीजिए $100 प्रति बैरल बढ़ गई, तो ये लगभग 5% का नुकसान हो जाएगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भारत ये नहीं चाहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, इन्होंने क्या कहा कि भारत क्या है, फारस की खाड़ी के बाहर के कच्चा तेल खरीदे तथा अपने परिष्कृत उत्पादों के निर्यात में कटौती करने की योजना बना रहा है। तो योजना की तरफ भारत देख रहा है, लेकिन कटौती की बात है। और क्या है कि फारस की खाड़ी के अदर यानी कि ऑल्टरनेट वे को भी खोज रहा है। बेसिकली ये अफ्रीका के आसपास के रूट को भी भारत तलाश कर रहा है। ठीक है, क्या है, पुरी जी ने क्या कहा कि हमारे पास कच्चे तेल के पर्याप्त विविध आपूर्ति है, और अगर कोई व्यवधान भी आता है तो हम इसके वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं या अन्य देशों से इसको प्राप्त कर सकते हैं। भारत पश्चिम अफ्रीका से आयात सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है। तो भारत अन्य विकल्पों पर क्या कर सकता है? विचार कर सकता है। निश्चित तौर पे भारत के जो मंत्री हैं वो इस बात को लेकर श्योर हैं, भारत भी श्योर होगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि वैश्विक बाजार में पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध है, इसलिए चिंता और आपूर्ति की नहीं बल्कि कीमत की है। आपूर्ति की चिंता नहीं, कीमत की चिंता, कि आपूर्ति तो कहीं से ले लेंगे, लेकिन कीमत बढ़ेगी तो जीडीपी पे जो असर पड़ेगा वो मैंने बता दिया। तो भारत के लिए बहुत सकारात्मक तो ये नहीं। भारत का तेल निर्यात क्या है? भारत बेसिकली पेट्रोलियम उत्पादों को ज्यादा करता है, और 2 कंपनियां हैं, एक रिलायंस है और एक नायरा है, जो लगभग 82%
जो भारत से निर्यात होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसको वे गवर्न करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है? संयुक्त अरब अमीरात जाता है, सिंगापुर जाता है, अमेरिका जाता है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को ये भारत निर्यात करता है, ठीक है। संकट के कारण अगर देश में पर्याप्त भंडार बनाए रखने की जरूरत पड़ी तो इससे शिपमेंट में कमी आ सकती है, क्योंकि पहले तो हम लगातार शिप कर रहे थे, अब हमको पहले स्टोर करना है, क्योंकि पहले बनता था, शिप हो जाता था, अब हमें पहले स्टोर करना है। तो स्टोर करने में जो फोकस जाएगा वो इधर नहीं ध्यान दे पाएगा, ठीक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि इस वर्ष अब तक भारत का उत्पाद निर्यात जो है वो औसतन 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जिसमें रिलायंस और नायरा 82% शिपमेंट के साथ क्या कहते हैं इसको शेयर करते हैं, साझेदारी करते हैं, मतलब साझेदारी आपस में नहीं, इसमें से 82% वो अकेले करते हैं, ठीक है, ये दोनों मिला के। तो 1.3 मिलियन बैरल प्रति क्या कहते हैं दिन रहा है, जो बहुत ज्यादा है। अब भारत ये नहीं चाहेगा कि इसमें कमी हो, थोड़ी बहुत कमी भी हो तो भारत उसको कैसे संभाल सकता है, भारत इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाह रहा होगा, ठीक है। क्या JWMD कभी बंद हुआ है? उत्तर है कि पहले तो कभी नहीं हुआ है। अतीत में ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि इसके बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो जाएगी, पर कभी नहीं हुआ। इराक ईरान युद्ध हुआ, उसमें भी नहीं हुआ। बाद में अमेरिका ने जब उधर से सपोर्ट किया कतर के टैंकर्स को, तो भी कभी बंद नहीं हुआ, तो बंद तो नहीं हुआ है। खैर, विशेषज्ञों का क्या कहना है कि हालांकि समुद्री यातायात में अस्थायी व्यवधान हो सकता है, ठीक है, लेकिन ईरान हॉर्मुज जलडमरू को अवरुद्ध करने से बच सकता है। हालांकि अब तो अप्रूवल मिल चुका है, तो अप्रूवल मिल गया है तो अब बंद हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं बंद कर रहा था, इस कारणों पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इससे उसके दुश्मनों की तुलना में उसके मित्रों पर क्या होगा, अधिक असर पड़ेगा, और बहुत सीरियस कंसर्न है यहाँ पे, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण कारण कि ईरान जिससे कारण बच रहा था बंद करने से। पहला क्या है कि ईरान का जो सबसे प्रमुख दोस्त है इस समय, जो सबसे बड़ा तेल का आयातक है, लगभग 3/4 ईरान उधर ही भेजता है, ठीक है, वो चीन है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उसको नुकसान होगा, जो कायदे में ईरान तो नहीं चाह रहा होगा, लेकिन अब हो रहा है तो हो रहा है। चीन तेल का नंबर 1 आयातक है, जो इसके तेल निर्यात का लगभग 3/4, यानी कि ईरान के तेल निर्यात का 1/4 चीन पे ही जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि इसलिए चीन अपने समुद्री तेल शिपमेंट में कोई व्यवधान नहीं देखना चाहेगा और ईरान के साथ अपने आर्थिक प्रभाव का उपयोग करके ईरान को संकीर्ण मार्ग बंद करने के लिए रोक सकता है। पर न्यूज तो कुछ और आ रही, खबर कुछ और आ रही, ठीक है। यह ओमान, ठीक है, जो अभी हमने जब देश की बात कर रहे थे, तो ओमान के साथ क्या है कि ये जो जलडमरू है उसके आधे हिस्से का मालिक है। तो ओमान साउथ में, दक्षिण में आपने देखा होगा, ठीक है। तो यह ओमान और खाड़ी सहयोग जो परिषद है, यानी कि GCC है, के साथ ईरान के संबंधों को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि ओमान अलग चाह रहा होगा, ये कुछ और चाह रहे होंगे, ये अपने हिस्से का बंद कर देंगे तो दिक्कत आ सकती है, राड़ आ सकता है वहां पे, ठीक है। ओमान के साथ सावधानीपूर्वक संबंध बनाने के परिणाम स्वरूप ईरान भी इस मुद्दे पर बचना चाहिए, लेकिन अब बस तो रहा नहीं है। अगला क्या है, घरेलू स्तर पे शासन के हित में भी नहीं है, उनको पैसा चाहिए ना युद्ध के लिए, वो पैसा मैक्सिमम इसी रास्ते से आ रहा है, तो वो पैसे में अवरोध आएगा। अब ये है कि कोई प्रॉक्सी रूप से सपोर्ट कर दे, रूस या चाइना, वो अलग बात है, पर ऐसे तो रुक जाएगा। और वहाँ की जो सरकार है, जो इनके राष्ट्रपति हैं, जो मसूद पेजेशकिन हैं, उनकी उस सुधारवादी प्रवृत्ति पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ईरान को बचना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि अप्रूवल मिल चुका है तो ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा। चलिए, इतिहास के झरोके से देखा जाए तो 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच टैंकर युद्ध नामक युद्ध हुआ था। मैंने अभी बताया था कि जो ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद जो संघर्ष हुआ था, जो सांस्कृतिक संघर्ष हुआ था सुन्नी और शिया देशों के बीच में, उस युद्ध के समय की बात कर रहे हैं। और लगभग सभी जो सुन्नी देश थे वो अगेंस्ट ईरान आ गए थे। इनफैक्ट ईरान का जो प्रमुख मित्र था उस समय, इस्लामिक क्रांति से पहले, अमेरिका, वो भी उसके अगेंस्ट में आ गया था, ठीक है। तो युद्ध हुआ था। तेहरान ने, यानी कि ईरान ने, कुवैती और सऊदी टैंकरों को निशाना बनाया था, जिसका जवाब इराक ने मिसाइल हमलों के द्वारा दिया था। ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान के हमलों से कुवैती तेल टैंकरों की, जिसको शुरुआत में मैंने बताया था कि रक्षा के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल शुरू किया था, ऑपरेशन अर्नेस्ट विल को शुरू किया था। यह बड़े टैंकर युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़े समुद्री काफिला अभियान शामिल था। इस तेल युद्ध के कारण दुनिया भर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन फिर भी जलडमरू मध्य जो था, यानी कि हॉर्मुज था, वो बंद नहीं हुआ था। एक और बिंदु पे बात करें, 2011-12 में ईरान ने जो तेल निर्यात और बैंकिंग प्रणाली के खिलाफ जो यूरोपीय और अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में क्या हुआ था, जलडमरू मध्य को बंद करने की फिर से एक भपकी दी थी, गीदड़ भपकी दी थी। तत्कालीन ईरानी उपराष्ट्रपति जो मोहम्मद रजा रहीमी थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तेल प्रतिबंध लागू किए गए तो जलडमरू मध्य पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। हालांकि बंद नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2019 में भी जब अमेरिका लगातार ईरान के पीछे पड़ा था जो परमाणु संयंत्रों को लेकर, ठीक है, तो वहां पे भी ईरान ने कहा था कि बंद कर देंगे गुरु, लेकिन बंद तब भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो जलडमरू मध्य होने का ऐतिहासिक
निर्णय ले लिया है ईरान ने। अब इसके सामरिक जो परिणाम होंगे वो तो दिखेंगे ही, व्यापारिक परिणाम और आर्थिक परिणाम भी कहीं ना कहीं ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं। लेट अस सी कि सब एटलीस्ट शांति की तरफ बढ़े, लेकिन जो बढ़ते तो नहीं दिख रहा, और ऐसा भी लग रहा है कि ये थर्ड वॉर, एटलीस्ट प्रॉक्सी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हो ही सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न है प्रीलिम्स का कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का भू राजनीतिक महत्व क्या है? 4 विकल्प हैं। यह भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ने वाला मार्ग है, यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का एकमात्र जल मार्ग है। सी कहता है यह भारत और चीन के बीच का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। डी कहता है यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र का प्रमुख प्रवेश द्वार है। उत्तर क्या होगा ABCD में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है? हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से जुड़ी निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। यह विश्व के कुल समुद्री तेल व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है। नंबर 1 ए है। बी कहता है यह जल डमरू मध्य से प्रतिदिन लाखों बैरल का तेल परिवहन होता है। सी कहता है यह केवल ईरान और सऊदी अरब के बीच स्थित है। डी कहता है इस क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव और विश्व ऊर्जा के बाजार को प्रभावित कर सकता है। तो ABCD में उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और आपके उत्तरों की मैं प्रतीक्षा करूंगा। बाकी मैं बताता चलूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, जो मॉर्निंग का प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है, 23 जून को इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं और मुश्किल 1 हफ्ते 8 दिन में इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी भरता है, स्टूडेंट बहुत जल्दी जुड़ते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको नीचे लिंक दिख रही होगी, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए। और मैं बार बार बता चुका हूं कि हमारा चाहे SIP प्रोग्राम हो, MRP प्रोग्राम हो, ठीक है, SIM प्रोग्राम हो, IGP प्रोग्राम हो, ठीक है, ये सभी गेम चेंजर रहे हैं। बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन बच्चों से इसको मिला है इस बैच में। इसके अलावा मेंटरशिप की बात कर ली जाए या मैं बात करूं 18 किताबों के सेट का, IGP का, हर चीज शानदार है। बस आपको करना क्या है? लिंक पे क्लिक करना है और जाना है, और इस कोड का यानी कि विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। ये आपको अधिकतम डिस्काउंट दिलाएगा इन बैचेस में। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके से जुड़ सकते हैं, या जब सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो UPSC बाय विकास सिंह आएगा, वहां पर जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मेल द्वारा मुझे उत्तर बता सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट से परिचित करा सकते हैं। हिंदी साहित्य से वैकल्पिक विषय से जुड़ना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मेल जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी स्टडी IQ के किसी भी कोर्स के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग करें। ध्यान रहे ये विकास है, विकास नहीं है, तो H नहीं आएगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करें अधिकतम डिस्काउंट के लिए। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके प्रश्नों का, आप मेरे प्रश्नों का जो आप उत्तर देते हैं उसका इंतजार होगा। मैं कहना चाह रहा था कि आपके उत्तरों का इंतजार रहेगा, आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। और क्या लगता है, तृतीय विश्व युद्ध होगा क्या? न्यूक्लियर वॉर होगी क्या? जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।